नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा का जो विषय लेकर आए हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले किसकी हैं? तो हम बात करने वाले हैं आज इफेड्रा की। और इफेड्रा में से उन प्रश्नों की जो अभी तक के एग्जाम में बने हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है इफेड्रा। तो देखते हैं इफेड्रा की हम बात करते हैं। इफेड्रा को हम ज्वाइंटेड फर के भी नाम से जानते हैं, ज्वाइंटेड फर के भी नाम से इफेड्रा को जानते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दें कि ज्वाइंटेड फर किसे कहते हैं। तो अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। दूसरा, हम बात करते हैं इफेड्रा कहाँ पाया जाता है और क्या करता है, कैसे रहता है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इफेड्रा की बात करें तो ये हम आपको बता दें, जो ऑर्डर इफेड्रेल्स है, ऑर्डर इफेड्रेल्स में इंक्लूड्स मोनोटाइपिक फैमिली है इफेड्रेसी। मतलब मोनोटाइपिक का मतलब है केवल एक प्रकार की ही फैमिली पाई जा रही है और वो एक प्रकार की फैमिली केवल इफेड्रेसी है। मतलब इफेड्रेल्स जो ऑर्डर है, उस इफेड्रेल्स ऑर्डर में केवल एक प्रकार की ही फैमिली पाई जा रही है इफेड्रेसी, इसीलिए बोलते हैं कि मोनोटाइपिक फैमिली है, अर्थात एक ही है। दूसरा, इफेड्रा में स्पीसीज कितनी पाई जाती हैं? तो लगभग 42 स्पीसीज इफेड्रा में हमें देखने को मिलती हैं। कितनी देखने को मिलती हैं? तो इफेड्रा में हमें लगभग 42 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। दूसरा, अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी विस्तृत रूप से इसका फैलाव है और ये बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरा, ये पॉइंट्स टू पॉइंट्स ही आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो इफेड्रा है इज द सोर्स ऑफ इफेड्रिन। इफेड्रिन कभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब अभी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इससे एक मेडिसिन निकलती है इफेड्रिन, ये दवा निकलती है, ध्यान रखिएगा, दवा इफेड्रिन। इसका यूज्ड क्या होता है? इस दवा का प्रयोग किस में करते हैं? तो कोल्ड, जैसे आपको खांसी जुकाम है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस संबंधी समस्या है, अस्थमा, इसके अलावा हे फीवर आदि में इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, एन एरोमेटिक बेवरेजेस नोन एज द मार्मोन टी, ध्यान रखिएगा, मार्मोन टी, इससे एक बेवरेजेस यानी पीने योग्य पदार्थ निकाला जाता है, मार्मोन टी, ब्रेव्ड फ्रॉम द इफेड्रा इन यूनाइटेड स्टेट। जो यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका है, वहाँ इससे क्या निकाला जाता है? एक प्रकार की चाय निकाली जाती है जिसे मार्मोन टी के नाम से जानते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? बॉयल करके उससे ये निकालते हैं चाय। तो ये भी एक इसका उपयोग है। दूसरा, एक और उपयोग है इसका, जो राइजोम होता है, राइजोम का मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो किसका? इफेड्रा जिराडियाना आर यूटिलाइज एज द फ्यूल इन तिब्बत। उसको तिब्बत में फ्यूल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये इफेड्रा का जो जनरल कैरेक्टर्स थे उनकी चर्चा थी। अगर हमें इसके पिक्चर भी देख लें, अगर इफेड्रा की संरचना भी देखना चाहें तो इस तरह से इफेड्रा हमें दिखाई देता है। ये आप इस पिक्चर पर देख रहे हैं, ये इफेड्रा दिखाई देता है। ये इसके अलावा इफेड्रा में जो इफेड्रा का जो स्टेम होता है, इफेड्रा का जो स्टेम होता है वो बटा होता है नोड और इंटरनोड में। किस में बटा होता है? नोड और इंटरनोड में प्रायः ये बटा रहता है। अर्थात ये हमारी हो गई नोड और ये बीच वाला ये हिस्सा हो गया हमारा इंटरनोड। तो इफेड्रा किस में बटा है? नोड और इंटरनोड में बटा होता है। जनरली जो इफेड्रा होता है, जब पौधा होता है तो उसके तीनों भाग होते हैं। अर्थात कौन कौन से भाग होते हैं? तो मान लेते हैं रूट हो गई, स्टेम हो गया और लीफ हो गई। लीफ, जड़, तना और पत्ती में इफेड्रा पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जड़, तना, पत्तियों में इफेड्रा पाया जाता है। अब चलते हैं अपने पूरे टॉपिक की ओर। अगर इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें, बाह्य आकार की बात करें, अगर हम इफेड्रा के पौधे को देखकर हम बताएं कि इसमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, तो इस कंडीशंस में हम क्या देखेंगे कि जो इफेड्रा है लो ग्रोइंग वुडी ट्रेलिंग या क्लिम्बिंग सर्फ्स है। क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करती है और क्लिम्बिंग सर्फ्स का मतलब क्या? झाड़ी के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो झाड़ी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो 6 मीटर तक होती हैं, जैसे कि इफेड्रा जिराडियाना। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं वैसे, मगर ध्यान रख लीजिए, जिराडियाना ये 6 मीटर तक लंबी होती है,
6 मीटर तक लंबी होती है जिरार्डियाना। मगर ये क्वेश्चन बनने का है नहीं, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़े। इसका जो प्लांट बॉडी होती है 3 भागों में बटी रहती है, रूट, स्टेम और लीफ। जड़, तना, पत्ती में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो जड़ होती है, रूट होती है, जिसे हम जड़ के नाम से जानते हैं, टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब क्या होता है? मूसला जड़ होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूसला जड़ होती है। चूंकि हमारे मित्र ऐसे भी जुड़े हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना चाहते हैं। और जड़ें होती कैसी हैं? तो जीरोफिटिक होती हैं। जीरोफिटिक का मतलब क्या होता है? मरोदभिद होती हैं। अर्थात हमने पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये मरुस्थल पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं या मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो जीरोफिटिक कंडीशंस होगी। बट इन लार्ज फॉर्म इट इज द रिप्लेस्ड बाय द एडवांटेजियस रूट। ध्यान रखिए, परंतु बड़ों पौधों में, जो बड़े पौधे होते हैं इनके, उसमें जब ये मतलब छोटे होते हैं तो मूसला जड़ पाई जा रही है, मगर जब बड़े हो जाते हैं तो उनके स्थान पर मूसला जड़ें हट जाती हैं, उनका स्थान ले लेती है एडवांटेजियस रूट, या इन्हीं को हम अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें इनके स्थान पर आ जाती हैं। अब चलते हैं इनके तने की बात कर लेते हैं। तना कैसा होता है? तो तने को अभी हमने बताया कि इनका जो तना होता है या जो इनका मुख्य स्टेम है वो 2 भागों में बटा रहता है, नोड और इंटरनोड। अभी हमने बताया जैसे ये तना है तो ये भाग ये क्या कहलाएगा? ये बीच में ये हमारा नोड पाया जा रहा है, और ये भी नोड है, और 2 नोड के बीच का जो भाग होगा उसे हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं। तो नोड और इंटरनोड में प्रायः ये बटा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नोड और इंटरनोड में बटा है। दूसरा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम प्रोफ्यूजली का मतलब होता है अत्यधिक या ज्यादा शाखित होता है, ज्यादा शाखित होता है। ब्रांच वाले होता है शाखित होना, अर्थात ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। अब हम इसके बाद करते हैं लीफ की बात करते हैं। इनमें जो पत्तियां देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें जो पत्तियां देखने को मिलती हैं वो स्केली होती हैं। स्केली का मतलब इस तरीके से बिल्कुल नुकीली होती हैं। दूसरा सेसाइल होती है। सेसाइल का मतलब वैसे जनरली हम पौधों में पत्तियां कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना, तो ये डंठल लगा रहता है, यानी ये पेटियोल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पेटियोल। मगर इनमें पेटियोल पाया नहीं जाता, जिनमें पेटियोल नहीं पाया जाता उनके क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं। अर्थात बिना पेटियोल की स्केली लीफ पाई जाती है। फाउंड ऑन नोड्स, ये कहाँ से निकलती? नोड्स पर। तो ऐसे जैसे मान लो ये है पौधा और यहाँ से इस तरीके से ये निकली है, तो ये हमारा क्या हो गया? नोड हो गया। और नोड के बाद ये लीफ निकली, ये कैसी है? स्केली है, स्केल के समान है, यानी नुकीली है। और सेसाइल इसलिए क्योंकि इनमें डंठल नहीं पाया जाता। और खास बात इनकी होती है, इन लीफ में लैक द पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनकी लीफ में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रायः नहीं पाई जाती है। इफेड्रा में समान जो कण अनुपस्थित होते हैं, भोजन संश्लेषण का कार्य प्रायः इसमें स्टेम करते हैं। आप कहोगे फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो स्टेम या इनके जो तने होते हैं वही हरे होते हैं और वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइएगा। दूसरा, अब इसके बाद करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, आंतरिक संरचनाएं देख लेते हैं। तो रूट में केवल एक पॉइंट मुख्य निकाला था कि इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है वो डाई आर्च होता है, बस यही इसका इंपॉर्टेंट है। और इसमें आंतरिक संरचना में आपको ज़्यादा देखना नहीं है। स्टेम में केवल एक बिंदु निकला था, हाइप्लोक्लिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। हाइप्लोक्लिक का मतलब होता है जीरोफिटिक स्टोमेटा उपस्थित रहते हैं, धसे हुए स्टोमेटा उपस्थित रहते हैं, जो कि जीरोफिटिक होता है। स्टेम में से जब स्टेम में से पॉइंट्स निकालते हैं कि जाइलम कैसा होता है, तो जाइलम चूंकि ट्रैकेट्स भी पाए जाते हैं, वेसल्स भी पाई जाती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट रहती हैं, बट एंजियोस्पर्म के समजात होते हैं। ये कैसे होते हैं? इसका जो जाइलम होता है वो एंजियोस्पर्म के समजात होता है, किंतु इनमें जो वेसल्स पाई जाती है उसकी वेसल्स उपस्थित होती है। एंजियोस्पर्म में भी वेसल्स होती है, मगर एंजियोस्पर्म के वेसल्स की स्थिति और इसकी वेसल्स की स्थिति में भिन्नता देखने को मिलती है। बस इतना सा अंतर है। पूरे जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में ये इफेड्रा, नीटम, वल्वेशिया 3 ऐसे हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है। इन सबको छोड़कर सब में वेसल्स का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, बकाया सब में वेसल्स का अभाव होता है।
ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है, तो अभी आपको हमने पाइनस पढ़ाया है, साइकस पढ़ाया है, उनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, केवल ट्रैकेट्स पाया जाता है। अब आता है फ्लोएम की बात करते हैं। अभी स्टेम में ही चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेम में, और स्टेम के वैस्कुलर बंडल का डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या उस डाटा के साथ आपके साथ प्रस्तुतिकरण हम दे रहे हैं। तो इस डाटा में जब देखते हैं कि सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब, इसमें क्या पाई जाती है, फ्लोएम में सीव ट्यूब पाई जाती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है, एल्बुमिनस सेल भी पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बुमिनस सेल एफेड्रा में भी पाई जाती है। ये किसका करेक्टर है, ये करेक्टर इफेड्रा का है, और यही करेक्टर किसका होता है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में भी यही करेक्टर देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको, यानी जो नीटेल्स ग्रुप है, नीटेल्स में खासकर इफेड्रा, नीटम, वेल्वेस्टिया, ये जो है इनको हम कनेक्टिव लिंक मानते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में, क्योंकि इफेड्रा, नीटम, वेल्वेस्टिया जो 3 जातियां हैं, इनमें एंजियोस्पर्म के भी लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात आवृत बीजों के भी लक्षण पाए जाते हैं। इनमें आपके आवृत और अनावृत बीजी, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे सेकेंडरी ग्रोथ। अब स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, देखना द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है स्टेम में। बात कहाँ हो रही है, स्टेम में। बाई वैस्कुलर कैम्बियम, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, इनमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, और वो किसकी तरह होती है, जैसे एंजियोस्पर्म में या आवृत बीजों में द्वितीयक वृद्धि होती है, बिल्कुल सेम टू सेम इनमें भी द्वितीयक वृद्धि होती है। कैम्बियम रिंग पाइनस की भांति स्थायी होती है। देखिए कैम्बियम रिंग जो होती है वो पाइनस में कैसी होती है, प्राय स्थायी होती है। तो इसमें पाइनस में जब ये स्थायी होती है, किसमें, पाइनस में, परंतु एक ध्यान रखिएगा, ये भी बिंदु हमने कंपैरेटिव आपको जानकारी दी हुई है, कंपैरेटिव, जबकि साइकस में ये अल्पकालिक होती है। साइकस में जो कैम्बियम रिंग होती है वो अल्पकालिक होती है, थोड़े समय बाद गायब हो जाती है, मगर पाइनस में जो कैम्बियम रिंग पाई जाती है वो कैसी होती है, ड्यूरेबल होती है या स्थायी होती है। उसी प्रकार इफेड्रा में भी जो कैम्बियम रिंग बनती है वो भी स्थायी होती है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, कैम्बियम रिंग स्थायी किसमें पाई जा रही है, पाइनस और इफेड्रा दोनों में। साइकस में अल्पकालिक होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। दूसरा कैम्बियम फार्म, जिसमें कैम्बियम बना होता है, तो कैम्बियम जो बनता है वो किसका बनता है, तो फ्यूजी फार्म इनिशियल सेल का और रे इनिशियल सेल का। किसका बनता है, फ्यूजी फार्म इनिशियल सेल का और रे इनिशियल सेल का बनता है, ध्यान रखिएगा। कभी पूछ दे कैम्बियम बना होता है तो फ्यूजी फार्म इनिशियल और रे इनिशियल का, ये दोनों ऑप्शन में देंगे, इसी को टिक करना है। ध्यान रखिएगा इनकी जो गांठ होती है, प्रत्येक नोड के आधार पर एक डायफ्राम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इनके प्रत्येक नोड पर एक डायफ्राम पाया जाता है। तो अगर हम नोड पे चलेंगे तो ये नोड है, जो इसकी गांठ है, ये देखिएगा, ये इसकी गांठ है, ये नोड वाला एरिया है, ये इतना नोड वाला, इसी नोड पर ये देखिएगा नोडल डायफ्राम पाया जा रहा है। क्या पाया, नोडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा नोडल डायफ्राम किस में पाया जाता है, या नोडल जो डायफ्राम पाया जाता है वो किस में उपस्थित होता है, तो आप लगाएंगे इफेड्रा के नोड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। हम पहले आपसे बोल चुके हैं कि जो यहाँ डाटा मिलेगा, वीडियो हमारे छोटे ही आएंगे, क्योंकि वीडियो को हम लेंदी नहीं करना पसंद करते हैं, ना ही मैटर लेंदी देना पसंद करते हैं। आपको जो मैटर मिलता है वो 3 से 4 घंटे में तैयार होता है, क्योंकि वो बिल्कुल मथ कर, जैसे नहीं होता मक्खन को मथने के बाद दही को मथने के बाद मक्खन निकाला जाता है ना, वैसे ही आपको ये मैटर निकाल के दिया जाता है, जिससे लेंदी ना हो। देखिएगा 4 से 6 पेज 7 पेज से ज़्यादा जिम्नोस्पर्म आपका नहीं नोट्स बनेगा, और जो नोट्स बनेगा बिल्कुल सॉलिड होगा। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, एक एक लाइन क्वेश्चन है वहाँ, मतलब एक एक लाइन अगर वो क्वेश्चन बनाए तो हर लाइन वहाँ क्वेश्चन बन सकती है। बकाया तो आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, या बीएससी और एमएससी में जैसे हम जिम्नोस्पर्म पढ़ाते हैं, तो कहो पूरा का पूरा साल जिम्नोस्पर्म में निकल जाए, पूरा का पूरा साल जिम्नोस्पर्म पढ़ता रहता है। तो यहाँ हम लोगों का जो मकसद है वो सिर्फ जॉब पाना है, अच्छा स्कोर करना है, और यहाँ हमें बीए बीएससी की तरह पढ़ना नहीं है।
अगर बीए बीएससी की तरह पढ़ेंगे तो ये जो टीजीटी का जो एलटी का जो हम लोग एलटी की जो क्लास चल रही है इसको ख़त्म करने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का भी यहाँ सिलेबस है, सेकेंड ईयर का है और थर्ड ईयर का है। देखिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर बॉटनी, इन दोनों का सिलेबस है। तो समझ लीजिए 3 साल वहाँ पढ़ने में लगते हैं, अब 3 साल यहाँ पढ़ने में लगेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए और चित्र भी दिखाते चलते हैं जिससे आप भूलें ना। अब आते हैं नोट पे, तो ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना था कि फॉर्म बाय लिग्निफाइड सेल, जो डायफ्राम होता है, नोडल जो डायफ्राम होता है, कौन सा हमने बताया था, जो नोडल डायफ्राम होता है, नोडल डायफ्राम किसका बना होता है, तो प्रायः लिग्निफाइड सेल का बना होता है। किसका बना होता है, लिग्निफाइड कोशिकाओं का बना होता है। बस इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा हमने निकाला है, उतना ही महत्वपूर्ण है, फिर तो पढ़ने के लिए पूरा का पूरा है। अब हम चलते हैं सीधे रिप्रोडक्शन पर, जनन पर। जनन की बात करते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म में किसकी बात कर रहे हैं जनन की, तो इफेड्रा की। तो ये डायोसियस होता है, कैसा होता है, डायोसियस होता है। इनमें जो जनन के जो जनन अंग होते हैं वो प्रायः डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी होते हैं। इफेड्रा में अधिकांश जातियां कैसी होती हैं, डायोसियस होती हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। 2 शब्द आते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही पर पाया जाना मेल फीमेल, डायोसियस का मतलब होता है एक ही पौधे के अलग अलग शाखाओं पर मेल और फीमेल का पाया जाना। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये डायोसियस होते हैं। दूसरा, इफेड्रा बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली आर कंपाउंड। कैसी होती है, संयुक्त, यानी नर जो स्ट्रोबिली होती हैं, या मतलब स्ट्रोबिली का मतलब कोन, और जो फीमेल कोन होते हैं वो कंपाउंड या संयुक्त पाए जाते हैं। बस इतनी सी बात है। दूसरा, मेल कोन की बात करते हैं। अब हम करते हैं मेल कोन की बात। मेल कोन क्या होता है, तो मेल कोन मेल प्लांट के ब्रांच पर निकलता है। ध्यान रखिएगा, जो मेल कोन होता है, मेल जो कोन होता है वो कहाँ निकलता है, मेल प्लांट की ब्रांच पर निकलता है, उसकी शाखा पर निकलता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक मेल कोन इन शाखाओं की जो नोड्स होते हैं उनमें उपस्थित स्केल के कक्ष से निकलता है। वही लिखा है, मेल स्ट्रोबिली आर बोर्न इन होल्स, चक्र में लगा रहता है, इन एक्सिल्स या एक्साइल्स ऑफ द स्केल लीव्स। जो स्केल लीव्स होती हैं उन्हीं के, मान लो ये स्केल लीव्स है, ये इसी के कच्च से ये निकलता है, एट द नोड ऑफ द फर्टाइल ब्रांच। दूसरा, मेल जो फ्लावर होता है। अब इसमें देखिए मेल कोन के ऊपर क्या पाया जा रहा है, मेल फ्लावर पाया जा रहा है, शॉर्ट स्टाल्क होता है। शॉर्ट स्टाल्क का मतलब क्या होता है, उसमें डंठल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। मेल फ्लावर को हम किसके नाम से जानते हैं, नर पुष्प को किसके नाम से जानते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं, या इसे एंथ्रोफोर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंथ्रोफोर। 2 शब्द हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। दूसरा, इनमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं इनमें वो 2 से 8 होती हैं, एट द इट्स टिप, उसके शिखर पर पाई जाती हैं। फ्लावर की अगर बात करें तो ये ब्रैक्टियोल पेरियन से ढका रहता है। ये जो मेल फ्लावर है या ब्रैक्टियोल बोल देंगे या पेरियन से क्या होता है, ढका रहता है या कवर्ड रहता है। अगर इसमें स्पोर बोलेंगे, जो मतलब पॉलन ग्रेन निकलता है, वो टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। अब हम इनका पिक्चर देख लें जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिएगा, ये नंबर फर्स्ट पे क्या है, ब्रांच ऑफ मेल स्ट्रोबिलस। ये मेल स्ट्रोबिलस की शाखा है। ये पूरा का पूरा स्ट्रोबिलस या कोन है। इन्हीं कोन के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मेल फ्लावर पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, मेल फ्लावर पाए जा रहे हैं। और ये क्या है, नोड। हमने कहा था नोड से निकलते हैं। फ्लावर कहाँ से निकलते हैं, नोड से। ये फ्लावर निकले हुए हैं। ये पूरा का पूरा बी पर क्या रखा हुआ है, ए मेल स्ट्रोबिलस है। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा मेल कोन है। मेल कोन पे क्या है, बहुत सारे मेल फ्लावर लगे हैं। ये एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर लगे हुए हैं। ये इसमें क्या पाया जाना, स्टैमेन, चूंकि फ्लावर है। और नर जनन में क्या होता है, स्टैमेन या पुंकेशन।
क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में ध्यान रखिएगा 2 स्पोरेंजियम पाई जाती हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये पाई जा रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये पाई जा रही है, 2 पाई जा रही है। वही तो हमने कहा था 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलती है, तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम है। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया देखिए पाई जा रही है और ये ढकी रहती हैं। यही तो हमने कहा था, किससे ढकी रहती हैं, पेरियन से। किससे ढकी रहती हैं, पेरियन से। यही हमने कहा था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, देखिएगा ये हमने कहा था, अगर ध्यान दिया हो आप लोग, फ्लावर प्राय किससे, ब्रैक्टियोल या पेरियन से ढका रहता है। यही हमने आपसे अभी कहा है। तो ये है, और इसके अंदर ये क्या भरे हुए हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं। क्या भरे हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बोलेंगे, पॉलन ग्रेन या पराग कण इसके अंदर भरे हुए हैं। ये फटेगी और पॉलन ग्रेन बाहर मुक्त हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं फीमेल कोन की तरफ। फीमेल कोन क्या होता है, फीमेल कोन की भी वही कंडीशन होती है जो भी हमने आपको मेल कोन की बताई। फीमेल कोन क्या होता है, ए भी क्या होता है, फीमेल ब्रांच पे निकलता है। किस पे निकलता है, फीमेल ब्रांच पे या शाखाओं पर निकलता है। और कहाँ निकलता है, स्केल लीव्स, नोड्स में जो स्केल लीफ, मान लेते हैं ये गांठ है, अगर यहाँ चित्र देखेंगे तो उनकी गांठ पर ही ये निकलता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये नोड है, नोड पे ये स्केल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, स्केल, और वहीं पर क्या निकल रहा है, मेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस, ये फीमेल फ्लावर निकल रहा है या फीमेल संरचना यहाँ से निकलती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ये थोड़े से टफ है, इतने आसान नहीं है जितने आपको आसान लग रहे होंगे, छांटने में बहुत समय लगा है। फर्टाइल जो ब्रैक्ट होते हैं, चेम्बर में 2 फीमेल फ्लावर होते हैं। एक जो फर्टाइल ब्रैक्ट होता है उसके केंद्र में 2 फीमेल या मादा पुष्प पाए जाते हैं। इस फीमेल फ्लावर में संरचना कौन कौन सी पाई जाती है, फीमेल फ्लावर में एक स्टाल्क यानी डंठल, एक मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल देखने को हमें मिलता है। तो उसमें प्राय 2 पार्ट पाए जाते हैं, स्टाल्क और मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये केवल 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। ये ऐसा कुछ पूछना नहीं एग्जाम में, इतना कुछ नहीं पूछेगा जितना हम आपको बता रहे हैं, चूंकि एक्स्ट्रा डाटा इसलिए लेके चलते हैं, समझ में भी आए। और दूसरी चीज, मान लेते हैं न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन हो, जब न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना दे, इसलिए। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी, और इसका अगर हम पिक्चर भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए, ये अगर इसका पिक्चर देख लेंगे तो ये देखिए ब्रैक्ट, हमने कहा था ब्रैक्ट से चारों तरफ से ढका रहता है। ये है ब्रैक्ट से ढका हुआ है, और इसके अंदर क्या पाई जा रही है, आर्चिगोनियम। ये कुछ आर्चिगोनियम संरचना पाई जा रही है। और इस पूरी संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं, तो ओव्यूल के भी नाम से जान सकते हैं, या देखिए वो लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। ये पूरे के पूरे को हम किसके नाम से जानते हैं, ओव्यूल के नाम से जानते हैं पूरी संरचना। तो ये हो गया, ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनियम पाई जा रही है, ये भी ओव्यूल है। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। अब यहाँ बात कर रहे हैं मेल गैमीट की, मेल गैमीट की, नर युग्मक की। जो मेल गैमीट को माइक्रोस्पोर बोलते हैं या मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। ये पार्शियल जो डेवलपमेंट होता है, यानी इसका आंशिक रूप से, ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से जो विकास होता है वो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, स्पोरेंजियम के अंदर हो जाता है। आंशिक रूप से अगर विकास कहेंगे तो स्पोरेंजियम। आंशिक रूप से विकास का मतलब क्या होता है, इस स्थान पर आकर इनमें 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, 4, 1 2 3 4। हमने आपको बताया था, कुछ डाटा बताया था कि 3 सेल्ड स्टेज में साइकस से मुक्त होता है। साइकस में जब उसका पॉलन ग्रेन बाहर आता है तो उसमें 3 कोशिकाएं हो चुकी होती हैं। हमने कहा था पाइनस में 4 सेल्ड जब आता है, 4 सेल, तो ये पाइनस में देखने को मिलता है, क्रम हमने बताया था। और जब 5 सेल आती हैं, 5 सेल तो हमने कहा था ये हमें इफेड्रा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, इफेड्रा में हमें देखने को मिलता है। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि 5 सेल स्टेज में ये इफेड्रा में हमें ये देखने को मिलता है। कितने में, 5 सेल में। यही हमने आपको क्रम बताया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ तक
आंशिक जो विकास हो चुका होता है, पॉलिनेशन के पहले, परागकण के पहले हो चुका होता है, और जो बचा कुछ इनमें बदलाव होता है, वो जब परागण हो जाता है, यानी ये बाहर निकल आते हैं और आर्चिगोनियम के चेंबर में पहुंचते हैं, तो बकाया इनमें जो परिवर्तन होने को होता हो जाता है। अब इनमें चूंकि एक संरचना पाई जाती है आर्चिगोनियम, तो वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है, एक पाई जाती है, यहाँ नेक कैनाल सेल अनुपस्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ यही पूछ देता है कि एफेड्रा के आर्चिगोनियम में कौन कौन सी संरचना होती है, वेंटर कैनाल सेल और एक पूछ देता है नेक कैनाल सेल किसमें अनुपस्थित होती है, तो प्राय जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। और अगर एफेड्रा दिया रहे तो ये तो आंसर आपको तो दिख ही रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ। अब आता है इनका फर्टिलाइजेशन। इन पे अगर जनन की बात करते हैं, पहले तो ये आप चित्र देख लिए होंगे और यहाँ आप संरचना देख लीजिएगा, ये हमने आपके लिए बनाया था, उसको भी देख लीजिएगा। ये माइक्रोस्पोर है, इसका पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर ये उसके चारों ओर आवरण पाई जा रही हैं, यूनिन्यूक्लिएट है, और ये इंटाइन, अंदर वाली परत को हम इंटाइन बोलते हैं, बाहर वाली परत को एक्साइन बोलते हैं। अब हम यहाँ चूंकि पॉलन ग्रेन में विकास देखेंगे, ये तो यहाँ आप देखेंगे तो कितनी सेल्स दिखाई जनरली देती हैं, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकेंड प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। इस तरह से इसमें कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हमें कितनी सेल्स दिखाई दे रही हैं, जब ये मतलब मुक्त हो रहा है तब कितनी सेल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, टोटल हमें कितनी सेल दिखाई दे रहे हैं? 5 सेल हमें दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती हैं? 5 सेल हमें दिखाई देती हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में 5 सेल देख रहे हैं। देखिए विभाजन पहले 1 से बना, 1 से 2 बन रही हैं, फिर 3 सेल बन रही हैं, फिर यहाँ 4 सेल बनी, 4 से अंतोगत्वा कितनी सेल बनी? 5 सेल बनी। तो इस तरह से 5 सेल हमें दिखाई देती हैं। तो वही हमने कहा था कि 5 सेल। अच्छा, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है, साइफोनोगैमस होता है। कैसा होता है? साइफोनोगैमस होता है। साइफोनोगैमस का मतलब क्या होता है? साइफोनोगैमस का मतलब ये होता है कि ये पॉलन ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनमें जो सीड होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, उनका जो अंकुरण होता है वो एपीजियल होता है। किसका होता है? एपीजियल। ध्यान रखिएगा, हमने 3 पढ़े हैं। पहला पढ़ा था साइकस, दूसरा पढ़ा था पाइनस, तीसरा पढ़ा है इफेड्रा। यही हमारी कोर्स में है आपके। तो साइकस में कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। कैसा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। पाइनस में कैसा होता है? एपीजियल होता है। क्वेश्चन बना है इसलिए फिर लिखे दे रहे हैं। इफेड्रा में भी कैसा होता है? एपीजियल होता है। एपीजियल हाइपोजियल का मतलब समझते हैं? बीज जैसे अंकुरित हुआ तो इसमें क्या होता है? जड़ भी साथ निकल आती है, उसके साथ तना भी निकलता है। ये हाइपोजियल कंडीशन होती है। एपीजियल में क्या होता है कि जड़ निकलती है, मान लेते हैं ये अंकुरित हुआ, ये जड़ निकली और ये जो कॉटिलेडन्स है यही सीधा हो जाता है और शुरुआत में यही पत्तियां बना देता है। तो ये एपीजियल होता है। तो इस तरह से हमारा इफेड्रा होता है खत्म। इफेड्रा में हमने उन सभी बिंदुओं की चर्चा की है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब जो चर्चा करते हैं वो करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के जिम्नोस्पर्म के हम आर्थिक महत्व की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से आर्थिक महत्व हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले इसका जो आता है, पहले नंबर पे हम ले लेंगे ऑर्नामेंटल वैल्यू। क्या ले लेंगे? ऑर्नामेंटल वैल्यू, यूई है ऑर्नामेंटल वैल्यू। इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या होती है? ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब होता है जो बगीचों में, बाग में आदमी लगाते हैं तो उसको ऑर्नामेंटल के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं इसके ऑर्नामेंटल वैल्यू की। ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या है? ऑर्नामेंटल वैल्यू हमने बताया कि क्या होता है। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे बगीचों में खूबसूरती के लिए पौधे लगाए जाते हैं, तो वो प्रायः कई सारी जिम्नोस्पर्म की जातियां हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मोर पंखी, जिसे थूजा बोलते हैं, इसको भी ऑर्नामेंटल के रूप में लगाते हैं। साइकस रिवोल्यूटा आदि को भी ऑर्नामेंटल के रूप में लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फूड वैल्यू। फूड वैल्यू क्या है, अर्थात भोजन की दृष्टि से इनका इंपॉर्टेंट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, साइकस रिवोल्यूटा जो होता है, साइकस जो रिवोल्यूटा होता है, रिवोल्यूटा
ल्यूटा जो होता है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, तो इससे साइगोपाम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइगो निकालते हैं, साइगो जिससे साबूदाना बोलते हैं वो निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक चिलगोजा नाम सुना होगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं चिलगोजा से। किससे पूछते हैं, चिलगोजा। तो चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है, जो कि खाने में यूज किया जाता है, चिलगोजा। ये किससे प्राप्त करते हैं, तो चिलगोजा प्राप्त करते हैं, प्राय जो हम प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं पाइनस जिरार्डियाना से। किससे, पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा। ये भी क्वेश्चन बना है चिलगोजा वाला। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो मेडिसिनल वैल्यू में अभी एफेड्रा की हमने जानकारी दी थी कि एफेड्रा से एफेड्रिन निकालते हैं, और अभी पढ़ाया था, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसको भी आप अगर ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज, अगर मेडिसिनल वैल्यू की बात करेंगे तो नीटम से भी दवा निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा, नीटम से भी दवा निकाली जाती है, चीड़ का तेल निकाला जाता है। इंडस्ट्रियल में अगर बात करेंगे तो चीड़ के उससे मतलब खिड़कियां, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। रेजिन वगैरह प्राप्त की जाती है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, कनाडा बल्सम प्राप्त किया जाता है। तो इसके ढेर सारे यूजेस हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा अपनी इंटरमीडिएट की बुक में, क्योंकि फिर लिखने में समय हो जाएगा। तो आज इसी तरह से हम पूरा का पूरा जो जिम्नोस्पर्म है क्लोज करते हैं। कल से देखेंगे, कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके चलेंगे। जिम्नोस्पर्म के बाद हो सकता है कल हम आपका फंगस ले लें, चूंकि फंगस छोड़ रहे थे, तो फंगस कल से फंगस उठाएंगे और फंगस की क्लास से मिलेंगी। और चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर को दृष्टिगत रखते हुए टैक्सोनॉमी अभी हम डिस्कशन करा लिए ले रहे हैं, और फंगस उठाएंगे। फंगस के बाद फिर स्टॉप करेंगे, फिर जूलॉजी के कुछ टॉपिक लेके चलेंगे लोअर के, और 2-3 जैसे मान लेते हैं आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा और पोरीफेरा। जैसे ही प्रोटोजोआ पोरीफेरा खत्म कर लेंगे तो फंगस के बाद सीधे ब्रायोफाइट लगा लेंगे, और ब्रायोफाइट्स जैसे खत्म होगा टेरोडोफाइट, टेरोडोफाइट्स के बाद लोअर बॉटनी खत्म। तो ये बॉटनी खत्म कर देंगे, इतना मतलब एक हिस्सा बॉटनी लोअर का, फिर जूलॉजी का पूरा लोअर खत्म करेंगे, तब बॉटनी उठाएंगे। और बॉटनी में फिर फिजियोलॉजी इसकी उठाएंगे, फिर फिजियोलॉजी उसकी। तो ये क्रम में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐप में आपको समस्या आती है तो आप हमारा नंबर जो है 94 52 920 508, इस पे आप जो हमारे टेलीग्राम पर है आप हमें पर्सनल मैसेज करिएगा अपनी समस्या लिखकर। अगर सुलझाने योग्य होगा तो हम वहीं सुलझा देंगे आपको, वॉइस मैसेज छोड़ के। अब अगर नहीं सुलझाने लायक होगा तो हम आपको बोल देंगे कि आप हमें कॉल कर लो, तो आप फिर तुरंत कॉल कर लीजिएगा, तब समस्या सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आप पढ़ाई को यूं ही बनाए रखिए। इसी के साथ नमस्कार।